अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी टर्म है उसको देख लेते हैं। वो है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर सकती। अगर कोई फोर्स उस सिस्टम में एक्ट करेगी तो उसके जो इंटरनल ऑब्जेक्ट्स हैं वही एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट जो है वो कर सकते हैं। बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट या बाहर की कोई भी एजेंसी जो है उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं कर सकती। तो इसको अगर हम लिख लें तो ये इस तरह होगा, इट इज़ अ सिस्टम on which no external agency can exert a force। ठीक है जी, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी बाहर की एजेंसी या बाहर का ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता। ये आइसोलेट होता है अपनी सराउंडिंग से, मतलब अलहदा होता है अपनी सराउंडिंग से। सही है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप ले लीजिए। एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अ गैस मॉलिक्यूल्स enclosed in a कंटेनर। ठीक है जी, इसकी अगर इस एग्जांपल को आप गौर से देखें तो हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो एक्सर्ट किए, एंटर किए हैं। ठीक है जी, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर है इनका, मतलब कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी कर लें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब क्योंकि ये गैस के मॉलिक्यूल्स एनक्लोज्ड हैं आपस में, तो ये आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, तो आपस में एक दूसरे पे ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे, या ये जाके वॉल ऑफ द कंटेनर या वॉल ऑफ द वेसल के साथ टकराएंगे, तो एक जो जिसकी वॉल्स हैं वेसल की उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। लेकिन बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास होगा। ठीक है जी, इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको जनरली आम तौर पे जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक भी मेरे ख्याल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लिखा है। तो जो लॉ है उसे हम आम तौर पे स्टेट करते हैं, डिफाइन नहीं करते। तो इट स्टेट्स दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है कि जो हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम, ये जो टर्म है आइसोलेटेड सिस्टम, इसका मतलब है कि सिस्टम हमारे पास अलहदा है। आइसोलेटेड सिस्टम अभी हमने पढ़ा है ना, ठीक है, कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी जो है वो फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकती। तो जो एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसका टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है, यानी कि वो चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। अब ये जो कंजर्वेशन वर्ड है, कंजर्वेशन का मतलब होता है महफूज रहना। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि जो मोमेंटम है एक आइसोलेटेड सिस्टम का, टोटल मोमेंटम वो महफूज रहता है, वो ना उससे ज़्यादा होता है जितना पहले था, और ना उससे कम होता है। समझ आ गई? ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं, उसके बाद इसका हम रिलेशन भी ड्राइव करेंगे। आप
कंसिडर कर लें जी, ये आपके पास एक बॉडी है, एक बॉल है, रिजिड बॉल है, सख्त बॉल है, ठीक है ना, जिसका मास हमारे पास क्या है जी, m1। क्या है जी मास, और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आगे समझ, ठीक है। और एक और बॉल है हमारे पास जिसका मास हमारे पास क्या है जी, m2, ठीक है जी, और इसकी वेलोसिटी जो है वो v2 है, ठीक है। यहाँ हम मेंशन कर लेते हैं कि जो हमारे पास v1 वेलोसिटी है वो ग्रेटर है v2 से, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पे हम निशान लगा लेते हैं। जो v1 हमारे पास वेलोसिटी है वो v2 से ग्रेटर है, ठीक है। तभी हमने देखें v1 का जो एरो है वो थोड़ा बड़ा लगाया है, ठीक है ना, कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी कम है। जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये इसको अप्रोच कर जाएगा, समझ आ गई, इसको मिल जाएगा ना पीछे से जाके, ठीक है। जब इसको अप्रोच करेगा ये, तो उस वक्त जो हमारे पास सूरत हाल होगी वो कुछ इस तरह होगी। जब ये कोलाइड कर जाएंगे, मतलब ये वाला मैस जो है ये पीछे से जाके इसको कोलाइड करेगा, ठीक है। तो अब ये जो m1 बॉडी है, m1 जो बॉडी है ये वाली, ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी। कौन वो फोर्स कितनी है जी, वो हम कहते हैं कितनी है जी, F। कितनी जी, F। अब जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो हमें कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अब जब इसने इस पे फोर्स एक्सर्ट की है F, ठीक है, तो बदले में जो m2 मास है ये भी तो इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा रिएक्शन के तौर पे, लेकिन वो F फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो वो हमारे पास इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगी वो आ जाएगी F'। इसको हम F' लिख देते हैं कि इसको हम इस फोर्स से डिफरेंट कर लेंगे, ठीक है ना, समझ आ गई। इनमें फ़र्क करने के लिए इसको हम F' लिख देते हैं। अब m1 पे कौन सी फोर्स लग रही है, F'। किसकी वजह से लग रही है, m2 की वजह से, ठीक है। और m2 पे कौन सी फोर्स लग रही है, F। किसकी वजह से लग रही है, m1 की वजह से। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है। और जब ये टकरा जाएंगे तो उसके बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। टकराने के बाद आपको क्या लगता है किसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी ना। या अगर हम ये समझ लें कि इन दोनों का मैसेज सेम है, इन दोनों के मैसेज जो है वो सेम है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, तो जो m1 है वो तो आगे की तरफ मूव करेगा, और इस पर क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी है तो m2 जो है वो पीछे की तरफ मूव करेगा। आगे समझ के नहीं आ गई। तो जो हमारे पास m2 है, m1 है, इसकी वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो जाएगी, v1', ठीक है ना, चेंज होने के बाद, ठीक है। और जो m2 है उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होने के बाद क्या हो जाएगी, v2'। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें जो ये वाला केस है, यहाँ पे टोटल मोमेंटम इसका कितना है। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मोमेंटम निकालें तो P जो मोमेंटम है इस मास m1 का वो क्या आ जाएगा, m1 v1, ऐसे ही आएगा ना। और इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा, P = m2 v2, ठीक है, समझ आ गई। और कोलाइड करने के बाद जो मोमेंटम है इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा P = m1 v1 डैश, और ये आ जाएगा P = m2 v2 डैश, या प्राइम कहते हैं आप इसको, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कल हमने एक रिलेशन निकाला था, अगर आपको याद हो, वो क्या था, फोर्स इनटू टाइम वो इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के। ये हमने निकाली थी ना कल, हमने रिलेशन ये वाला फाइंड किया था कल को लेक्चर में, ठीक है। तो अगर हम यही वाली कंडीशन पहले अप्लाई करते हैं मास m1 पे, ठीक है ना, और फिर हम यही वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे मास m2 पे, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि m1 के लिए हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। अगर हम
मैस m1 के लिए ये रिलेशन लगाएं, फॉर मैस m1, ठीक है। तो आपके ख्याल में इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखिए m1 पे कौन सी फोर्स एक्सर्ट हो रही है? f प्राइम। क्या हो रही है? तो इस f की जगह पे क्या आ जाएगा? f प्राइम, ठीक है। और हम कह रहे हैं जी ये जो फोर्स लगी है ये t टाइम के अंदर लगी है, ठीक है ना। टाइम जो था वो t ही था, तो ये क्या आ जाएगा? t, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें v फाइनल कितनी है यहाँ पे? v1 प्राइम, v1, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी v1 है, टकराने के बाद, कोलाइड करने के बाद उसकी वेलोसिटी v1 प्राइम होगी, ठीक है। तो v फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगी? मास कितना है? m1, v1 प्राइम माइनस मैस इनटू इनिशियल वेलोसिटी vi, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी vi। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? m1, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? v1 है कि नहीं है? समझ आई इसकी कि नहीं आई? यानी कि हमने इस इक्वेशन को इस सारे सिनेरियो पे अप्लाई किया m1 मास के लिए, ठीक है। अब हम इसी इक्वेशन को जो हमने डिराइव की थी पीछे, उसको हम m2 के लिए अप्लाई करते हैं। तो फॉर मैस m2, ठीक है। अच्छा, ये वेलोसिटी है तो इसकी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये आपने ये लगाना है जी वेक्टर साइन, ठीक है। या आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर लिख लें, ठीक है ना, ये हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म इसका लिखा है। जहाँ वेक्टर की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ हम इसकी वेक्टर फॉर्म भी यूज़ कर लेंगे। तो अभी हम इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म ले रहे हैं तो हम इस पर वेक्टर का साइन नहीं लगाते, ठीक है ना। तो अब m2 पे कौन सी फोर्स लग रही है? F, ठीक है जी। तो F मल्टीप्लाई टाइम कितना है? T, कितना जी? T। अच्छा, यहाँ पे क्या है जी? फाइनल मोमेंटम। इसका फाइनल मोमेंटम कितना आएगा? m2v2 प्राइम, ठीक है जी, m2v2 प्राइम माइनस यहाँ पे क्या है जी? इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है? m2v2, ठीक हो गया। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट साइड में ऐड होगी। हमारे पास आएगा f प्राइम मल्टीप्लाई t प्लस f मल्टीप्लाई t, ऐसे ही आएगा ना। ये लेफ्ट साइड जो है इस लेफ्ट साइड में प्लस होगी, ठीक है। इसके बाद जो राइट साइड है वो राइट साइड में प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास आएगा m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। समझ आ गई यहाँ तक आपको? इन दोनों में से आप जो है वो क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से अगर आप देखें टाइम दोनों में सेम है ना, तो टाइम को आप दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो टाइम को जो है हम क्या ले लेते हैं? कॉमन। तो हमारे पास बच जाएगा f प्राइम प्लस f इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। ठीक हो गया जी, सही है। अच्छा, ये जो हमारे पास फोर्सेस थी f प्राइम और f, एक हमारे पास एक्शन फोर्स थी और दूसरी क्या थी? रिएक्शन फोर्स थी। समझ आ गई ना? तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो एक्शन फोर्स F है वो रिएक्शन फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, F प्राइम के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी ना। तो हमारे पास F जो है वो माइनस F के इक्वल होगा, क्योंकि F वो फोर्स थी जो कि M1 लगा रहा था M2 के ऊपर, और F प्राइम वो फोर्स है जो कि M2 लगा रहा था M1 पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आप ये माइनस F प्राइम जो है इस तरफ ले आए तो आपके पास जो F, चलिए मैग्नीट्यूड फॉर्म ले लेते हैं, F
प्लस ये माइनस यहाँ के प्लस हो जाएगा, प्लस एफ प्राइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे, क्योंकि f प्लस एफ प्राइम की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 0 आ गई है। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम ले दें और लिख दें ये पोटेन 3, पोटेन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अच्छा अब आप देख लें यहाँ पे जब हम 3 में पुट करते हैं इसको, तो t इंटू 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे ना, t इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 माइनस सॉरी प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2, ठीक हो गया। इसमें भी आप क्या कर लें कि जो माइनस वाली टर्म्स हैं, ये माइनस वाली टर्म है, इसको यहाँ पे ले आए तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और 0 में जब प्लस होगी तो यही आंसर आ जाएगा ना। और ये माइनस वाली भी जो टर्म है इसको आप इस तरफ ले आए, यानी कि माइनस वाली टर्म इस तरफ कर लें आप, तो m1 v1 प्लस m2 v2, यानी कि ये दोनों माइनस वाली टर्म है, ये वाली और ये वाली, इनको आप इस तरफ ले आए, वो प्लस होगी। बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब अगर आप गौर करें तो ये जो m1 v1 है ये इनिशियल मोमेंटम है, किसका इनिशियल मोमेंटम है, बॉडी 1 का, और m2 v2 जो है ये इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है जी। क्या है जी, इनिशियल मोमेंटम किसका, बॉडी m2 का, ठीक है। तो इन दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो जो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम हमने लिया था उसमें कितनी बॉडीज थी, 2 ही बॉडीज थी ना, एक का मोमेंटम इनिशियल ये है, दूसरे का ये, इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, टोटल इनिशियल मोमेंटम, क्या बन रहा है, टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो हम लिख लेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम, जो लेफ्ट, ये इसकी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है जी, टोटल इनिशियल मोमेंटम। अब जब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं तो m1 v1 प्राइम ये क्या है, बॉडी m1 का फाइनल मोमेंटम है ना, और जो m2 v2 प्राइम है ये बॉडी m2 का फाइनल मोमेंटम है। तो हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम अभी हमने जो कंसिडर किया था उसमें हमने 2 ही बॉडीज ली थी ना, ये एक का फाइनल मोमेंटम हो गया m1 का, और ये दूसरी का फाइनल मोमेंटम हो गया। इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल फाइनल मोमेंटम, समझ आ गई, ये आ जाएगा टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो अभी जो हमने इसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी ला की, वो क्या कह रहा था, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है जो टोटल इनिशियल मोमेंटम था वो टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल है, मतलब शुरू का मोमेंटम और आखिर का मोमेंटम दोनों क्या है, इक्वल। तो इसका मतलब मोमेंटम तो कांस्टेंट रहा है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी क्या कह रहा है कि मोमेंटम कांस्टेंट रहा है, ठीक है। वेलोसिटीज दोनों की चेंज हुई हैं, ठीक है ना, v1 की वेलोसिटी v1 प्राइम हो गई थी, v2 की वेलोसिटी v2 प्राइम हो गई थी, लेकिन जितना, इसका मतलब है कि मोमेंटम आपस में तो ट्रांसफ़र किए हैं इन दोनों बॉडीज़ ने, लेकिन कुछ भी मोमेंटम जो है वो सिस्टम से बाहर नहीं गया, आगे समझ, दोनों बॉडी से कुछ भी मोमेंटम बाहर नहीं गया, और ना ही कुछ भी मोमेंटम बाहर से अंदर आया है, ट्रांसफ़र हुआ है इनमें, ठीक है, आगे समझ। यानी कि अगर v1 प्राइम कम हो गई है ना तो उतनी ही v2 प्राइम ज़्यादा भी हो गई है, यानी कि मोमेंटम बॉडी m1 से बॉडी m2 में ट्रांसफ़र हो गया है, आगे समझ। हमने कहा था शुरू में कि जो m1 है वो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तभी तो उसने अप्रोच किया था, लेकिन जब टकरा गए थे तो टकराने के बाद जो m1 है वो स्लो वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया था उसने, और जब जितनी उसकी वेलोसिटी स्लो हुई थी उतनी ही m2 की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो गई थी। तो इसका मतलब है m1 ने अपना मोमेंटम जो है वो m2 को ट्रांसफ़र कर दिया था, आगे समझ, लेकिन टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का कांस्टेंट ही रहा है, आगे समझ, ठीक है जी।